मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। ये जो लेक्चर है बच्चों आपको दोनों तरफ भी मिल रहे हैं। एक तो हमारा यहाँ पे वन शूट लेक्चर जो है सीईटी के लिए भी और बोर्ड के लिए भी, बोर्ड के लिए अलग और सीईटी के लिए अलग यहाँ पे अपलोड होने वाला वीडियो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपके लिए वन शॉट है एसी सर्किट के लिए, ये एचएससी बोर्ड और एमएचटी सीटी दोनों के लिए काम आ सके ऐसा वीडियोस आज हम लोग यहां पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज प्लीज रेड बटन दबाना है, क्या नाम है, सब्सक्राइब बटन है। उसके बाद में लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि ये वन शॉट से बच्चों आपका पूरे कंसेप्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर होंगे। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उनको डबल टिबल देख लो, इससे आपका समय भी बचेगा, 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं और कम समय में पूरा चैप्टर कवर करने के लिए 12 नंबर का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। मतलब 12 चैप्टर हो चुके मेरे, ये कहना है। आगे पीछे मैं सभी लेक्चर देने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसी और डीसी क्या होता है। तो डीसी होता है बच्चों डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, कि जो कि एक तो पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि 0 थी, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए या निगेटिव वैल्यू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या हम लोग इसको भी डीसी कह सकते हैं? हाँ, इसको भी डीसी कह सकते हैं बच्चों। कोई वेवफॉर्म ऐसी अलग अलग वेवफॉर्म हो सकती है, या हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं डीसी। ये भी डीसी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने वन शॉट में पढ़ा था। इसके बाद में हम लोग डीसी पढ़ेंगे। जैसे एसी पढ़ा है, सॉरी डीसी एसी पढ़ना है तो एसी के लिए बच्चों ये होता है अल्टरनेट। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट इसलिए कहा गया बच्चों। और इसमें वैल्यू नहीं के बच्चों चेंज होती है। देखो पहले यहां पे 0 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे ना, यहां पे 10 हो गए, समझो 10 एम्पियर करंट लिया। तो बाद में दोबारा 9 8 7, पता है ना, 6 5 4 2 1, बाद में -1 -2 -3 चुम। ये बात समझ में आ रही बच्चों? ये ओमेगा टी एंगल है हमारा। तो ये अल्टरनेट है। और ये अल्टरनेट करंट है ना बच्चों, एक तो लो कॉस्ट होती है और ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में इजी वे होता है, इसलिए हम लोग एसी ज्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। वैसे बच्चों हमारे जो घर में कहां कहीं डीसी होता है यूज और कहां कहां एसी होता है, ये किस में हो सकता है? तो आप लोगों को पता है कि जो एसी है बच्चों या डीसी की बात करूंगा मैं पहले। डीसी के लिए हमारे पास टीवी है, कंप्यूटर है बच्चों, ठीक है, इनमें रेडियो है। ऐसे डिवाइस में हम लोग डीसी, इसके लिए एसी इंटू डीसी करने वाला एक डिवाइस होता है और उसका नाम होता है भाई लोग रेक्टिफायर का काम होता है एसी इंटू डीसी करवाना। उसके बाद में बच्चों कुछ डिवाइस में एसी भी चलता है, जैसे कि फैन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में एयर कंडीशनर है। उसके बाद में हमारे पास और भी डिवाइसेस है, जैसे कि इंडक्शन हीटर है, कॉइल हीटर है। ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसमें हम लोग डायरेक्टली एसी, या रेफ्रिजरेटर में भी डायरेक्टली एसी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एसी जनरेट कैसे होता है ये सिलेबस डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। एवरेज वैल्यू और आरएमएस, इसमें एक पीक वैल्यू भी होती है। थोड़ा फास्ट लग रहा है बच्चों, फास्ट लगेगा, इसलिए आप लोगों को पहले समय समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1-2 बार देखना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू के ऊपर। एवरेज को बच्चों एक तो एवरेज कहते हैं इसको, ठीक है, एवरेज वैल्यू, या इसको मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। इसके बाद में बच्चों हम लोग आरएमएस पढ़ेंगे और पीक वैल्यू। सबसे पहले हम लोग पीक वैल्यू को पकड़ने वाले। पीक वैल्यू क्या होती है मैं समझा देता हूं। जैसे कि मैं एसी ले रहा हूं, तो एसी में आपको पता है 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 तक ये वैल्यू बढ़ गई, समझो ये 10 एम्पियर करंट हो गया। जैसे कि यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, 3 4 5 ऐसे, तो ये वैल्यू बढ़ती बाद में और कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? तो आपने कहा 10 वैल्यू, तो ये आपकी पीक वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो या पीक वैल्यू कह सकते हो। और करंट रहा तो आई नॉट से एंड ईएमएफ रहा तो ई नॉट से इस पीक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को दिखाने की यहां पे नोटेशन होते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? दोबारा यहां पे होगा ऐसे माइनस, ये -10 है। तो बच्चों यहां पे पीक वैल्यू आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी
ये प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है। तो ये जो आई नॉट और ई नॉट से दिखाते हैं इसको पीक वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। चलो कोई टेंशन नहीं है सर, एवरेज वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू के ऊपर आप लोगों को डिस्कशन करना है। बच्चों आप लोगों को एवरेज निकालना है कहीं पे भी, तो हम लोग निकालते थे ऐसे 6 सब्जेक्ट, 100 मार्क के लिए एक सब्जेक्ट है, तो 600 में से मुझे 580 मार्क्स आ गए सर, ऐसे लिखते हैं। एवरेज ऐसे ही लिखते ना, या 100 में से सर मुझे 97 मार्क्स आ गए, ऐसे लिखते हैं कि ना, कितने में से कितने मार्क्स आ गए। तो ये आप लोगों को एवरेज निकालने का या मीन निकालने का एक सिंपल सा एक फंडा होता है, करेक्ट है, क्योंकि इसमें भी बच्चों 10-12 क्वेश्चन होते हैं, सब मार्क के 10-12 मार्क के 100 मार्क होते हैं, 100 में से इतने गिर गए। तो ऐसे हम लोग यहां पे भी कुछ एवरेज या मीन वैल्यू में करने वाले हैं। तो कैसी होती है सर वैल्यू, बता दो। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आप लोगों को ये करंट का इक्वेशन याद होना चाहिए, जो कि एसी जनरेटर ने दिया है हम लोगों को, या ईएमएफ रहा तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ के लिए इक्वेशन, और जब करंट हो 4 से 40 करंट माजा, है ना, ये गाना है मराठी में चलो, तो ये जो है बच्चों, ये आपको करंट और ईएमएफ का इक्वेशन याद होना चाहिए, दुआ में याद रखना, बिल्कुल याद रखना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब रही बात सर, यहां पे जब मीन निकालना या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तब आप लोगों को ओनली हाफ साइकिल लेना है। कौन सी बच्चों, हाफ साइकिल। बात समझ में आ रही है? ये क्यों नहीं लेनी है हाफ साइकिल बच्चों, क्या होगा, देखो यहां पे +1 है, यहां पे -1 होगा, यहां पे +2 है, -2, तो एक इसको काट देगा, मार देगा, कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर मुझे करंट लेना है तो ये प्लस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू यहां तक, ये माइनस है, ये इसको काट देगी ना, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बच्चों मीन या एवरेज वैल्यू ओनली हाफ साइकिल की लेते हैं। कितने, हाफ साइकिल। और हाफ साइकिल कहां से, 0 से स्टार्ट होगी पाई तक, 0 से पाई तक, देखो 180 एंगल, आधा सर्कल, एक सर्कल 360 का होता है तो आधा है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इधर उधर की। मेरे पास एक करंट का इक्वेशन है, आपके बुक्स में ना करंट दिया नहीं है, मतलब डायरेक्टली ओनली साइन थीटा की वैल्यू लिखी है। उन्होंने क्या किया कि साइन का यहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली है। अगर एवरेज निकालना है तो मैंने बोल दिया आपको, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से पाई तक, और इंटीग्रेशन 0 से पाई डी थीटा। देखो कितने में से कितने, ये एवरेज निकालने का फार्मूला है, ध्यान रखना है बिल्कुल बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या बोला मैंने, 0 से पाई तक, देखो 0 से पाई तक लिमिट हाफ साइकिल इसलिए, और ये यहां से इतनी, मतलब इसमें से ये टोटल हो गया ये, और ये इतने मार्क्स है, या एवरेज निकालने का फार्मूला बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इक्वल टू बच्चों लिख सकता हूं मैं ऐसे, देखो ये करंट के लिए निकाल रहा हूं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है, कितना होता है ये पता होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हायर लिमिट है पाई और ये 0 है, और इसका जो होगा बच्चों थीटा, हायर लिमिट है बच्चों पाई और ये है 0। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको इंटीग्रेशन करना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, साइन का कॉस, साइन का कॉस, लेकिन माइनस। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे देखो माइनस कॉस थीटा, हायर लिमिट है पाई बच्चों, माइनस माइनस प्लस, देखो ये लोअर लिमिट माइनस करते हैं, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, कॉस 0 डिवाइडेड बाय हायर लिमिट पा है, लोअर लिमिट थीटा है। मुझे लगता है कि आपको कॉस 180 की वैल्यू माइनस है, और ये माइनस हो गया +1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये पाई, मतलब बच्चों ये वैल्यू मिलेगी। और इसका अगर ये डिवीजन करते हो तो 0.637 ये वैल्यू मिलेगी, कर लो मिलेगी। मुझे इस इक्वेशन में डालनी थी, तो अगर आपको एवरेज निकालना है, ए एवरेज, तो ये साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिली बच्चों कितनी, 0.637 या 0.637, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 0. ये आपको आई नॉट, मतलब ये एवरेज वैल्यू मिली है। क्या मिली बच्चों, आई, करंट की एवरेज वैल्यू है 0.637, ये एवरेज वैल्यू है करंट की। उसके बाद में ईएमएफ की क्या होगी, तो ईएमएफ की बच्चों अगर आपको ईएमएफ का एवरेज निकालना है तो 0.637 यहां पे ई नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो वैल्यू है ना साइन थीटा मतलब ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन करके मैंने ये वैल्यूज निकाली थी, ये यहां तक, सॉरी
और बाद में मुझे एवरेज निकालने के लिए आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई नॉट, क्योंकि ये आई नॉट ई नॉट की वैल्यू नहीं निकाली। तो यही होता है बच्चों एवरेज। अगर किसी ने पूछा कि इसका एवरेज, तो यहां कहीं मिलेगी एवरेज। एवरेज ये ऊपर का नीचे का नहीं, ये तो हाई बढ़ते 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 जा रही, बाद में कम 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 कम, बाद में माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, सॉरी माइनस, है ना। तो एवरेज कुछ यहां मिलेगा इस करंट का। ये 10 भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हो आई नॉट, ये आई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू कहते हो इसको, ये लोगे तो आई एवरेज मिलेगा 6.37। मतलब बच्चों ना ये 0 मिलेगी ना ये 10 मिलेगी। देखो 0 और 10 के बीच में वैल्यू इसकी वेरी वेरी जुम 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 जुमा कर रही है। लेकिन इसका एवरेज जो है बच्चों 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका एवरेज करंट जो मिल रहा है, ये एवरेज जो मिल रहा है बच्चों 6.37 एम्पियर मिल रहा है, एवरेज वैल्यू मिल रही है इसकी। हम लोग अब आरएमएस वैल्यू निकालने वाले। देखो मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू होती है, वो कितनी है 10। किसी ने पूछा कि इसका एवरेज, हमारा जो अमीटर वोल्ट मीटर होता है ना बच्चों, वो एवरेज वैल्यू गिनता है। कौन सी एवरेज, मतलब ये नहीं गिनता कि 0 से 1 2 3 4 ऐसा नहीं गिनता, एवरेज। इसका एवरेज क्या आएगा, तो उन्होंने कहा है कि अगर आपका 10 हो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको 6.37 एम्पियर इतना एवरेज करंट या एवरेज ईएमएफ मिल रहा है। अगर वोल्ट मीटर से आप लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हो या ईएमएफ मेजर कर रहे हो तो बात समझ में आ रही है। बढ़ना आगे, आरएमएस वैल्यू देखते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होती है मैं बता देता हूं। आरएमएस वैल्यू हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। इसके लिए है ना थोड़ा सा ये जो रिलेशन है वो डीसी इफेक्टिव या इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं इसको, या डीसी वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एसी और डीसी के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए आरएमएस वैल्यू का निर्मित किया गया है। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आरएमएस जो है, अगर हीट का फार्मूला देखा जाए तो आई स्क्वायर है बच्चों आर टी। मतलब बच्चों यहां पे करंट का स्क्वायर है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। देखो ना -2 का स्क्वायर कैसे करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2, तो 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती है। तो इसलिए बच्चों हम लोग अभी फुल साइकिल ले सकते हैं, जो कि ये साइकिल थी हमारी, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। मतलब बच्चों मुझे ये बताना है, मैं खुशी हो रही है कि यहां पे ये 0 से ये पाई 2 पाई 3/2 और यहां पे 2 पाई होगा, तो ये मैक्सिमम करंट है यहां पे, ये आपको पता है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेना है। चलो सबसे पहले हम लोग यहां पे फुल वैल्यू लेने वाले हैं और आई का स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां पे जो फार्मूला लिख दूंगा मैं, आई स्क्वायर आरएमएस। तो इंटीग्रेशन देखो एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है कि आई स्क्वायर, यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज दी वाली है यहां पे डी थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, है ना। और सबसे मेन बच्चों 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। देखो पहले 0 से पाई क्यों लिखा था, हाफ साइकिल। अब ये फुल साइकिल, एक सर्कल है, एक सर्कल का माप होता है 2 पाई, है ना। यहाँ पे होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3/2, ये 2 पाई। बात समझ में आ रही है। चलो तो आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, ये इसकी आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता दी थी आपको कि यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद है बच्चों। वैसे यहां पे थीटा लिख रहा है, बाकी कुछ नहीं लिख रहूंगा। ठीक है, 0 से 2 पाई, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। हम लोग थीटा ओमेगा टी के जगह पे थीटा, यहाँ पे 0 to 2 पाई, यहाँ पे डी थीटा एज इट इज। चलो फटाफट करना है, वन शॉट है बच्चों, तो इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। आई स्क्वायर है यहाँ पे इसका। अब इसके लिए बच्चों कोई इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको डबल थीटा में कर सकते कन्वर्जन। तो इसलिए ये याद रखना है आप लोगों को कि आई स्क्वायर जो है बच्चों बाहर निकाल सकता हूं, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के लिए फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के लिए फार्मूला है 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके लिए हम लोग फार्मूला, ये इंटीग्रेशन में ही है अभी भी, तो बच्चों इसलिए मैं यहां पे ब्रैकेट लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइड बाई 2, यहां पे ब्रैकेट 0 to 2 पाई। और इसका तो इंटीग्रेशन सभी दुनिया को पता है कि ये थीटा है, हायर लिमिट है बच्चों अभी 2 पाई, और ये लोअर लिमिट है आपकी 0। तो आई स्क्वायर आरएमएस वैल्यू है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर है आई नॉट स्क्वायर। इसके लिए बच्चों इंटीग्रेशन में है, अगर आपको ना पता हो तो बता देता हूं, थीटा माइनस कॉस का होता है साइन ट्वाइस थीटा। और एक बात ध्यान रखनी है,
यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये 2 तो बाहर आएंगे। अब इंटीग्रेशन में थीटा का कोएफिशिएंट डिवाइड आने वाला है, तो ये 2 अब आ रहा है यहां पे, और इसकी लिमिट है बच्चों ये, और इसको अगर करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा। ये बात समझ में नहीं आती होगी तो बता सकते हैं मुझे, हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 है। ये 2 कहां से आ गया बच्चों, ये पहले वाला। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये 2 इसका कोएफिशिएंट नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइड लेते, आई आर एम एस स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये बच्चों 2 पाई, क्योंकि ये 0 कोई मतलब नहीं है, बचा है मेरे पास यहां पे। मुझे लगता है डायरेक्टली वैल्यू पुटअप की जाए। देखो आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये 2 पाई, ये एक्चुअली यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो बोलेंगे डिवाइड का डिवाइड है क्या, नहीं। चलो हाइयर लिमिट देखो इसकी 2 थीटा माइनस साइन, देखो ये 4 पाई बाय 2, ठीक है, माइनस, मेरी बात समझ में आ गई। इन दोनों में हाइयर लिमिट करने थे, थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस साइन थीटा 2, थीटा के लिए 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहां पे माइनस लोअर लिमिट माइनस 0, माइनस माइनस यहां पे प्लस साइन 4 पाई बाय 2। मेरी बात समझ में आती होगी। ये देखो ये हाइयर लिमिट पुट किया और ये लोअर लिमिट पुट किया। यहां पे प्लस कैसे आया बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है। तो चलो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू 0, ये 0, ये 0, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल हो रही। 4 पाई मतलब बच्चों 2 साइकिल होगी, या 2 से देखो 2 साइकिल मतलब ये 1 तो 0 पे आ गया, दोबारा 1 तो 0 वैल्यू मिल रही, मतलब इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, ओनली 2 पाई बाकी है। तो आई स्क्वायर आर एम एस, यहां पे आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये 2 पाई रहा था, 2 पाई से 2 पाई को मार दो तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अगर इसका स्क्वायर गया तो इसका क्या होगा कालिया, इसका भी स्क्वायर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका रूट आएगा, और रूट ऑफ 2 की वैल्यू दुआओं में याद रखना 1.414। अगर इसके कैलकुलेशन किया तो ये आप लोगों को यहां पे ये स्क्वायर गया ना भाई, ये वैल्यू मिलेगी आरएमएस। बात समझ में आ रही है। एवरेज में यही वैल्यू बच्चों, ये एवरेज जो मिल रहा था 0.637 आई नॉट मिल रहा था, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। अरे एवरेज से आरएमएस वैल्यू ज्यादा होती है, एवरेज से आरएमएस वैल्यू ज्यादा है। देखो ना 0.7, वो 0.6 है। आज सबसे ज्यादा पीक वैल्यू थी, देखो पीक वैल्यू तो आपको 10 मिल रही थी। हम लोगों ने देखा था इसी ग्राफ में, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहां पे आपका जो एवरेज है, एवरेज कुछ यहां मिल रहा है, यहां ये 6 पॉइंट मिल रहा था, अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एम्पियर मिल रहा था। ये था एवरेज, एवरेज करें। अगर आरएमएस निकाले तो 7 मतलब थोड़ा ऊपर होगा। देखो ये मिल रहा है हमको 7.0, देखो 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास 10 है बच्चों, 10 एम्पियर है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.0 एम्पियर, ये है हमारे आरएमएस, मतलब एवरेज ये मिल रहा है और आरएमएस वैल्यू ये मिल रही है। मतलब बच्चों अगर आपको रिलेशन निकालना ही है तो करंट ऑफ यहां पे पीक वैल्यू सबसे ज्यादा, यहां पे आरएमएस उससे भी छोटा है यहां पे एवरेज, मतलब सबसे ज्यादा पीक वैल्यू होती है, देखो 10 है, उससे आरएमएस वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, इससे एवरेज से एवरेज सबसे छोटा होता है। ये रिलेशन मैं इसके अंदर पकड़ा सकता हूं। कुछ बोलेंगे सर एच का हीट का भी इक्वेशन लिख दो ना, तो मैं बोलूंगा यार कुछ नहीं है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, अगर टाइम के हिसाब से पकड़े तो यहां पे आर को अगर कॉमन निकाला ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मुझे यहां पे मिल रहा है, यहां आई स्क्वायर ओमेगा टी है ना, डी इंटू ओमेगा टी, ऐसी वैल्यू मिल सकती। तो इससे हम लोग इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस वैल्यू से हमने निकाली है ऑलरेडी, तो यहां पे ट्वाइस पाई आर बाय ओमेगा। ट्वाइस पाई क्यों आ रहा है बच्चों, तो ये ट्वाइस पाई जो है, ये ट्वाइस पाई इसके कारण यहां पे ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई कैंसिल हो रहा था, यहां नहीं होगा, देखो ये ट्वाइस पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो थी आई स्क्वायर बाय 2 जो भी होगी देख लेना, आई स्क्वायर नॉट बाय 2, ये जो वैल्यू होगी ऐसी वैल्यू कुछ तो मिलेगी यहां पे, वो आप लोगों को देखना है। मैं ज्यादा इसमें ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को हिट की आपको खुद को निकालनी है, मैंने गलत सलत निकाली होगी तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मुझे बस यहां तक एवरेज आरएमएस एंड एवरेज, देखो पीक वैल्यू आरएमएस एंड एवरेज बताना था।
हम लोग इसके बाद में हम लोग देखने वाले बच्चों यहां पे फेसर डायग्राम क्या होती है, इसको नोट डाउन करें फटाफट, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों फेसर डायग्राम क्या होती है। सबसे मेन बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे ई का होता है इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ है और ये करंट की वैल्यू। ये होती बच्चों आई नॉट एंड ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों करंट की एंड ईएमएफ की। बात सही बच्चों, ये वैल्यू मैक्सिमम है। अब देखो हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस निकालना है। सबसे पहले ये एक्सिस निकालनी है, उसके बाद में बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल ओमेगा टी, ये जो एंगल दिख रहा है ये निकालना है ऐसे, और ये जो होगा देखो ये, ठीक है, ये निकालनी है। ये जो लाइन होती है बच्चों ई नॉट या आई नॉट होगी, जैसे कि मैंने यहां पे आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इसकी लेंथ है बच्चों। मतलब देखो अगर किसी ने बोला कि 20 साइन ओमेगा टी, कुछ भी आई इज इक्वल टू 50 साइन ओमेगा टी ऐसा बोल दिया, तो ये इसकी लेंथ है बच्चों। ये वैल्यू, ये इसकी लेंथ होगी, आई नॉट और ई नॉट की ये लेंथ होगी। उसके बाद में बच्चों आपको ओमेगा टी एंगल निकालना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके ओमेगा टी आप लोग एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी ने ये में बोला तो ये में भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहां पे ये जो कंपोनेंट होगा ये इसके अपोजिट है, इसलिए आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और ये जो होगा बच्चों आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसके ये कंपोनेंट है बच्चों, ये आई नॉट के कंपोनेंट है, एक इधर, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा, ये अपोजिट। मतलब ये जो है ना इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पैरेलल है इसलिए इधर लिख सकता हूं मैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? और ये जो आई नॉट, ये जो वैल्यू बच्चों एंटी क्लॉकवाइज निकालनी। कैसे जाना है एक्स से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जूम, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज होता है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। ये आई के कंपोनेंट है, ई के कंपोनेंट भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही फेसर, ये क्या होता है बच्चों, ये जो लाइन, ये जो एरो दिख रहा है ये लाइन, ये इसकी लेंथ होती है 20, 50 जो भी है, आई नॉट ई नॉट जो भी वैल्यू है। तो चलो बच्चों हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। क्या देखने वाले हैं? एसी सर्किट के डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड करना है रजिस्टर के, वैसे कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मतलब बच्चों एसी क्या होता है? देखो एसी और डीसी एक बात ध्यान देना है, ये होता है डीसी, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये डीसी है बच्चों, डीसी का सिंबल। करंट फ्लो होता है मालूम है ना, पॉजिटिव से निगेटिव अगर ये रहता है। लेकिन हम लोग यहां पे एसी का सिंबल ये होता है, अरे एसी को कहते हैं ना बच्चों ये, तो एसी का सिंबल होता है ये बात ध्यान रखना है, ये पक्का याद होना चाहिए। तो चलो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे एसी, और यहां पे लगा रहा हूं रजिस्टर का, यहां है तो ये लगा दिया, ठीक है। तो ई यहां पे लगा रहा हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका इक्वेशन है। ये रजिस्टेंस है बच्चों, ये करंट का डायरेक्शन मान ले रहे हैं, एक्चुअली ये डायरेक्शन फ्लक्चुएशन हो रहा है, जुम जुम जुमा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ये मानना गलत है, ये जो करंट दे रहा हूं ना मानना गलत होगा। यहां पे होता है पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन ये बच्चों फ्लक्चुएशन कर रहा है तो मान रहे हम लोग ऐसे, ठीक है ना। इसमें से करंट जो जा रहा है मान रहे, एक्चुअली मानना भी गलत होगा, आपके बुक्स में तो दिया भी नहीं है। तो चलो बच्चों हमारे पास E इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन है, जैसे ओम्स लॉ पकड़ते V इज इक्वल टू आई आर, वैसे सेम है बच्चों। मुझे करंट निकालना, ईएमएफ तो पता है तो E बाय आर होगा। E की वैल्यू मुझे पता है, देखो E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। सही बच्चों। अब मुझे बताओ कि यहां पे मुझे I का जो इक्वेशन मिल रहा है E नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। सही बच्चों। आई नॉट बाय आर ये होगा बच्चों हमारे पास ई नॉट, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ई नॉट है ना भाई, ई नॉट सॉरी। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि I इज इक्वल टू V बाय आर, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो करंट भी मैक्सिमम होगा ना, तो बच्चों इसीलिए I इज इक्वल टू आई नॉट बोल सकता है इसको, समझे, साइन ओमेगा टी। मुझे दो इक्वेशन में कंपेयर करनी है। दो इक्वेशन कौन से है सर? एक आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है करंट और ईएमएफ। इसमें हम लोगों को निकालना है ग्राफ। क्या निकालना है मेरे भाई लोग? ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालते समय ध्यान देना बच्चों, यहां पे कोई फेस डिफरेंस नहीं, यहां पे ओमेगा टी में
ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो चुका है, इसलिए करंट का और ईएमएफ का ग्राफ सेम होगा। कैसे निकालना है सर बता दो एक बार। देखो सबसे मेन बच्चों हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। यहां पे हम लोग पहले साइन का ग्राफ, देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, फटाफट याद रखना है। साइन अगर पॉजिटिव हो तो ये पॉजिटिव साइन, साइन जब रही साइन ओमेगा टी या थीटा रहा वो भी पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो तो बच्चों आपको ये निगेटिव होता है साइन, माइनस साइन थीटा की, ठीक है। ये ग्राफ है। कॉस का आपको डिटेल में देखना है तो मेरे चैप्टर देखो। हाँ, कॉस का ये होगा बच्चों पॉजिटिव कॉस थीटा के लिए, अगर आपको निगेटिव हो तो ये है माइनस कॉस थीटा के लिए। इन ग्राफ को याद करना, पक्का पक्का याद करना। मुझे बताओ ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो बच्चों यहां पे मैं निकाल सकता हूं ऐसे ये, ठीक है, ये ओमेगा टी है। ये बच्चों हमारे लिए यहां पे प्लस, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये माइनस मैक्सिमम वैल्यू है ये। अब साइन में और इसमें देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा सेम है, साइन ही है। तो इसलिए बच्चों यहां पे अलग मार्कर इस्तेमाल करते हुए मैं थोड़ा सा ये ग्राफ यहां पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। समझे बच्चे? कोई टेंशन है? कोई टेंशन है? ओके, कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है बच्चों? ये जीरो है, यहां पे जो वैल्यू मिल रही है आई नॉट मिल रही है पॉजिटिव, और यहां पे जो वैल्यू है बच्चों ये माइनस आई नॉट वैल्यू है। कोई शक है? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? बच्चों आप बोलेंगे सर करंट थोड़ा सा छोटा इसलिए निकाला जानबूझकर क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ अपोज करेगा इसलिए, लेकिन सेम फेस में, फेस सेम है। फेस की बात करें तो यहां 90 है तो यहां भी 90 है, देखो ये पाई बाय 2, यहां पे पाई है, यहां पे 3 पाई बाय 2, और यहां पे फेस डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोनों में। यही इसका ग्राफ है बच्चों। इसका इक्वेशन लिखना है तो लिख सकता हूं ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इनका इक्वेशन है, और इनका करंट का आई इज इक्वल टू बच्चों आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन भी लिखने का अधिकार है। ये इनका ग्राफ हो गया, ठीक है, पॉजिटिव साइन से इसलिए ऊपर से। चलो इनकी फेसर डायग्राम के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी, और भी जो भी फेसर डायग्राम होगी। तो क्या है फेसर डायग्राम? देखो बच्चों फेसर डायग्राम निकालने में आप लोगों को मैंने अभी अभी बता दिया, पहले ये एक्स और वाई एक्सिस से पता है, इससे आप लोगों को ये ईएमएफ निकालना है, तो इससे आप लोगों को ऊपर जाना है कितना, ओमेगा टी से, और यहां से हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाना। देखो ये ओमेगा टी लिखा है, तो ये मेरा यहां पे मिला है, समझो फॉर एग्जांपल ई नॉट, ई नॉट मिला है ना मैक्सिमम वैल्यू, इसकी लेंथ होती बच्चों ये एरो मैंने बता दिया। वैसे करंट भी क्योंकि सेम फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको अगला डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कैपेसिटर इंडक्टर में। बात समझ में आ रही बच्चों? ये जो वैल्यू है यहां पे आप लोग लिख सकते हो, यहां पे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, जिसके साथ थीटा मैंने बोला था वो कॉस थीटा, तो ई कॉस ओमेगा टी, या इसकी वैल्यू यहां पे भी लिख सकते और इसकी यहां वैल्यू लिख सकते। अगर करंट की वैल्यू निकालनी तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो है इसकी वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसे वैल्यू, ये फेसर डायग्राम एक ही फेस में, देखो एक ही, I भी वही लाइन पे और E भी एक ही लाइन पे, I यहां पे है, E यहां पे। अब हम लोगों को यहां पे बच्चों एक बात ध्यान में आ रही होगी कि यहां पे ये ग्राफ इंपॉर्टेंस ये इसके इक्वेशन डायग्राम। इसके अलावा बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आपको तो पता लगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाय आर। यहां पे ई सॉरी शक्तिमान रेजिस्टेंस, तो ये तो वैल्यू पता है, या वी बाय आई ऐसे भी लिख सकते। ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक्चुअल में नहीं है। ये मैप मेरे पास इतना है। अब देखो इसमें से करंट जब जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे ये ईएमएफ इसको अपोज करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस याद है। जैसे कि बच्चों यहां पे जो करंट बढ़ रहा था, यहां पे हम लोग करंट देते थे ऐसे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, और ये इंडक्टर जब लगाते थे सेल्फ इंडक्टेंस में, याद होगा बच्चों आपको, करंट बढ़ने से क्या होता था, उसी करंट को मारता था। मतलब जैसे करंट बढ़ा है तो फ्लक्स बढ़ता होगा, फ्लक्स बढ़ने से बच्चों ये जो इसका ईएमएफ है, ये ईएमएफ इसको मारता था, इक्वल टू करके ईएमएफ मार रहा है, इसको अपोज कर रहा है। ये कहां मिलेगा? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, लीन्स लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, वहां पे ये सेल्फ इंडक्टेंस की कहानी है। तो यहां पे जो भी बच्चों हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, माइनस ये कहां से इक्वेशन मिला सर?
ये मुझे सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन मिला। लेकिन बच्चों ये जो ईएमएफ दे रहे हैं हम लोग, इसी ईएमएफ को माइनस ये कर रहा है, क्योंकि ये अपोज करेगा, इसके अंदर तैयार होता है, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस मतलब प्रेरणा दे के ये चालू हो रहा है, मतलब मैंने दे दिया, उसने तैयार किया और इसी को मार रहा है। ये जो हो रहा है इसको अपोज करना। मैंने बोला यार इसकी इक्वेशन में ये लिखा तो माइनस माइनस प्लस di/dt लिख सकता हूं मैं, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। चलो मुझे करंट निकालना है, क्योंकि बच्चों ईएमएफ तो है मेरे पास, करंट निकालना है तो मैं निकालूंगा यहां पे E, ये dt इधर जाने वाला है डिवाइड बाय L। कोई शक है मेरे भाई लोग? बात समझ में आती होगी। मुझे इंटीग्रेशन ऑन बोथ सेट करेंगे, E की वैल्यू मुझे पता है, पुटअप करना है, इसका इंटीग्रेशन I होगा बच्चों इज इक्वल टू, यहां पे E के जगह पे लिख सकता हूं मैं E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना। इस मुझे लगता है कि डिवाइड बाय L है, उसके बाद में लगता नहीं है I इज इक्वल टू E नॉट, ये कांस्टेंट है बच्चों, मैक्सिमम पिक वैल्यू होती है, मैंने बता दिया आपको। L भी कांस्टेंट होगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन सभी लोगों को आना चाहिए, सिंपल होता है, वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय विथ, देखो कोएफिशिएंट्स ऑफ टी, जिसका डेरिवेटिव, इसका कोएफिशिएंट लेना है, टी के साथ कौन है ओमेगा, तो ओमेगा लेना है। और इसके जो लिमिट है, हम लोगों को लिमिट तो देने की जरूरत नहीं है, यहां पे ये मिला है, तो मैं आई नॉट इज इक्वल टू, इसको माइनस लिख दो डायरेक्टली, देखो ये माइनस ई नॉट, इस ओमेगा को इधर ला रहा हूं, ओमेगा यल, तो ये मुझे बचा है यहां पे कॉस ओमेगा टी। मैंने बोला यार ठीक है, ये तो करंट मिला है, लेकिन इस करंट से कोई मैच नहीं कर रहा ईएमएफ से। मैंने बोला इसको साइन के फॉर्म में रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो बच्चों ये करंट है, एक्चुअल में करंट ये मिला है मुझे, लेकिन मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है ना आप लोगों को, साइन के फॉर्म में चाहिए। तो मैंने बोला काम करते हैं, चलो इसको साइन का फार्मूला डाल देते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा यल, यहां पे साइन, यहां पे पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, यहां पे क्लोज। अरे सिंपल सी बात है ना, साइन है पता है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। तो चलो बच्चों यहां पे अगर इसको उल्टा किया तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, अरे इसको उल्टा किया तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो ये माइनस ये माइनस प्लस होगा, तो आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ई नॉट ओमेगा यल, इसको लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आप लोगों के कुछ दिमाग में आता होगा, इसको आई नॉट कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं बच्चों, आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, या आई नॉट की वैल्यू देखो, जिनको पता ना हो तो v इज इक्वल टू आई आर, तो i इज इक्वल टू वी बाय आर, वी को e का है और r यहां पे ओमेगा एल मिल रहा है, क्या करें वो वैल्यू होगी उसकी, है ना। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इन चीजों से समझ में आ रहा है सर कि आप दोनों भी साइन के फॉर्म में आ गए, कौन आगे कौन पीछे समझ में आ रहा है। कैसे सर, आपको कैसे समझ में आ गया? देखो ये साइन थीटा, ये थीटा में से मैंने क्या किया है, एक बात समझ में आती होगी कि ये बच्चों हम लोगों ने यहां से माइनस किया है, मतलब करंट पीछे, अरे माइनस कर दिया ना मतलब पीछे, और ये आगे होगा, तो इसका पहले हम लोग ग्राफ निकालेंगे और आगे बात करेंगे। तो चलो बच्चों देखो यहां पे बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये दोनों इक्वेशन एक्चुअल में करंट का ये इक्वेशन है, ईएमएफ का ये इक्वेशन, इससे ग्राफ निकाल सकते हैं हम लोग और इससे फेजर डायग्राम निकाल सकते हैं। चलो तो मैं निकाल रहा हूं यहां पे। सबसे पहले हम लोगों को इसका ग्राफ साइन है, तो साइन का ग्राफ सबको पता है, यहां पे ये होगा, ये इसकी ईएमएफ पॉजिटिव वैल्यू, ये इसकी निगेटिव वैल्यू होगी, ये 0 होगा। बचा बच्चों ये कॉस इवन फॉर्म है, और कॉस में कौन है, माइनस है। यहां पे अगर मैं डाल दूं इस इक्वेशन को, ऐसा भी लिखने का अधिकार हो सकता है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस है ना कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकता हूं, सही है। मतलब एक कॉस इवन फॉर्म है और वो भी माइनस है। माइनस मैंने क्या बोला था, यहां से निकालेंगे, माइनस है, और फेस डिफरेंस 90 मतलब बच्चों यहां पे आना चाहिए स्टार्टिंग इसकी, मतलब ये, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है? ठीक है, ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ था अपना, ये जो ग्राफ है बच्चों, ये माइनस आई नॉट और यहां पे प्लस आई नॉट। बच्चों एक बात समझ में आ रही है, ये आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी इक्वेशन इसका,
ठीक है, अगर ये आई का करंट का देखा जाए तो। और यहां पे जो है वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। यहां पे फेज डिफरेंस देखो, ये पीछे करंट पीछे पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से दिख रहा है मुझे, इसमें समझ में आ रहा है पाई बाय 2 से, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है दोनों भी। चलो इसकी फेजर डायग्राम निकालते हैं। ईएमएफ के लिए मुझे निकालना पड़ता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि इससे ओमेगा टी क्लॉकवाइज, और ये था हमारा ईएमएफ, ठीक है, ये ओमेगा टी आगे गया में, कोई शक है? ये करंट पीछे पीछे आगे मतलब इधर, पीछे मतलब इधर होगा, इधर नीचे, तो मुझे 90 मतलब यहां कुछ आएगा। ये है बच्चों आपका आई नॉट का इक्वेशन, और इसमें होगा फेस डिफरेंस। लगे तो मैं हाथों हाथ आप लोगों को, ये 90 है, समझ में आना चाहिए, ये ब्लू पेन जानबूझकर यूज कर रहा हूं, आई नॉट। बात समझ में आ रही बच्चों? समझ में आना चाहिए, बहुत ईजी और सिंपलेस्ट इक्वेशन है। ये आपका होगा बच्चों यहां पे ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो इक्वेशन है इसका ये आना चाहिए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। पीछे इसलिए माइनस पाई बाय 2 किया, पीछे है ना, पीछे, बात को समझो बच्चों, पीछे इसलिए मुझे थोड़ा सा दिख रहा नहीं होगा, तो थोड़ा सा मैं यहां पे क्या मेरा दिख रहा है, आप समझ में आ रहा है, कोई टेंशन है? ये है इनका फेस डिफरेंस बच्चों, ये क्या है? फेस डिफरेंस। यहां पे आप लोगों को दिखा सकते हैं, यहां पे ये करंट है, ये ईएमएफ है, ये दिखा सकते हैं। देखो पीछे 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 90 से, वो भी देखो ये 90 है। तो ये था बच्चों इंडक्टर। सेम टू सेम क्वेश्चन कैपेसिटर के लिए पकड़ना। हाँ सॉरी सॉरी क्यों सर, बता दो। यहां पे बच्चों मैंने करंट के जगह पे देखो आई नॉट इस्तेमाल किया है, यहां पे आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। वाह, मतलब बच्चों आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी कि यहां पे I इज इक्वल टू वी बाय आर है, लेकिन V के जगह पे E इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जगह पे XL, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के कारण होने वाला अपोज, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब XL के जगह पे ओमेगा एल लिख रहा है। देखो XL के जगह पे ओमेगा एल, ओमेगा एल, लेकिन ओमेगा रिलेशन बिटवीन हमने पढ़ा था ट्वाइस पाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ, फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो XL इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ इंटू एल। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या नाम है बच्चों? एल है, एल मतलब इंडक्टिव, एक्स मतलब रिएक्टेंस, एल का मतलब इंडक्टिव, एक्स का मतलब रिएक्टेंस। ये डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर और आपका ये इंडक्टर के ऊपर। तो ये था इंडक्टर का क्वेश्चन। ये 3 मार्क के लिए बोर्ड में या इसके ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऐसे देंगे और कुछ दे सकते हैं पीरियड के ऊपर, ये सभी चीजें दे सकते हैं, तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। चलो हम लोग अभी देखने वाले आगे, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों एसी वोल्टेज है अप्लाइड करना आप कैपेसिटर के अक्रॉस में। मतलब ये एसी वोल्टेज था हमारे पास और यहां पे एक कैपेसिटर लगाना था। बस कैपेसिटर के दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, छोटी बड़ी रही तो वो डीसी सप्लाई होता है, इस बात पे ध्यान दे। ये कैपेसिटर है, यहां पे ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है बच्चों। हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला था चार्ज बाय कैपेसिटर। मुझे चार्ज निकालना है तो मैं करूंगा V इंटू सी, लेकिन हमारे बुक्स में V के जगह पे E इस्तेमाल किया है, इसलिए बच्चों मैं यहां पे E लिख सकता हूं, V के जगह पे E। लेकिन मुझे एक चीज पता है बच्चों कि यहां पे करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। मैंने बोला एक काम करते डेरिवेटिव करते क्योंकि छोटा है, तो इसको डेरिवेटिव किया मैंने डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू मुझे पता है यहां पे E इंटू सी। तो इसका तो डेरिवेटिव करंट है बच्चों, देखो ना Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है, इज इक्वल टू बच्चों डी बाई डी टी ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो E की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, मल्टीप्लाई C, तो आए बच्चों यहां पे E नॉट कॉमन C, डी बाई डी टी, ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते थे आप लोग, तो लेकिन I इज इक्वल टू आई नॉट C। इसका डेरिवेटिव होता बच्चों मुझे लगता है कॉस ओमेगा टी, करेक्ट है बच्चों, मल्टीप्लाई ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी टर्म्स हो उसका कोएफिशिएंट लेते हैं, पता है ना मल्टीप्लाई में। देखो ई नॉट सी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, कोएफिशिएंट टाइम का टी का ओमेगा है, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। मतलब बच्चों
आई इज इक्वल टू, यहां पे आपको दिख रहा है कि ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ये सी है बच्चों, यहां पे 2 बार सी आ रहा है, क्या सी ओमेगा लिखो, ओमेगा सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चों क्या है प्रॉब्लम, ये एक है यार कि यहां पे मुझे अगर आई नॉट डालना पड़ता है हमेशा, और आई नॉट की वैल्यू थी वी बाय आर, अरे आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वी के जगह पे ई नॉट, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पे डिवाइडेड बाय कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिवाइडेड नहीं है तो इसको डिवाइड लाना पड़ेगा, क्योंकि ई नॉट ही रख सकता हूं, बाकी टर्म को अगर डिवाइड लाना है तो 1 बाय ओमेगा सी करो, तो ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, मतलब बच्चों इसका मतलब ई ओमेगा सी है, ई नॉट ओमेगा सी ही है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी इक्वेशन को ई नॉट ही ऊपर रखना पड़ेगा और इसको 1 बाय ओमेगा सी, इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं, देखो डिवाइड का डिवाइड ऊपर न्यूमरेटर ही जाता है, कॉस ओमेगा टी। लेकिन मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों, इसी को हम लोगों ने कहा है आई नॉट, इसको आई नॉट कहना है कॉस ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता लगी है कि यहां पे ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, इस बात को, ये करंट मिला है, ये ईएमएफ मिला है, इससे आप लोग ग्राफ निकाल सकते हो। लेकिन मुझे फेज डिफरेंस कितना है समझना है, तो इसको साइन के फॉर्म में रखना है। तो साइन के फॉर्म में रखने के लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसके लिए बच्चों फार्मूला है साइन क्या, यहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये है ना, अरे कॉस ओमेगा टी का लिए फार्मूला क्या रखेंगे, साइन यहां पे थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है मेरे भाई लोग, होता है कि नहीं, तो यही फार्मूला है। मतलब बच्चों अब करंट लीडर है, पहले लैक्स था, क्योंकि पहला जो इक्वेशन था ना इंडक्टर के टाइम पे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये था बच्चों, यल लिख रहा हूं, यल यल मतलब इंडक्टर के टाइम पे, मतलब लैक था, लैक पीछे था, अब आगे आगे देखो प्लस कर रहा हूं आगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन ग्राफ निकालने में यही ग्राफ के इक्वेशन है मेरे ग्राफ के, चलो मैं ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पे सबसे पहले इसका ये तो ग्राफ पक्का है बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, वही ग्राफ आने वाला है हमेशा। तो ये था हमारा ई नॉट मैक्सिमम और ये था मेरा माइनस ई नॉट, ये 0 है, बात समझ में आ रही बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, ये था किसके लिए, इसके लिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ईएमएफ। करंट का जो इक्वेशन है ये प्लस है, और प्लस स्टार्ट होता है यहां से ऐसे प्लस, क्योंकि थोड़ा सा करंट यहां निकाल सकते हैं हम लोग, ये बराबर यहां पे टच होना चाहिए, देखो ये, नहीं तो बस ये मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, ओके। तो ये जो करंट है ये प्लस है आई नॉट और ये है माइनस आई नॉट, कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है। फेज डिफरेंस है क्या 90 का, करेक्ट है बच्चों। और करंट लीड देखो ये 0 है, ये मैम 0 से स्टार्ट हो रहा और ये कहीं ना कहीं वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बच्चों ये लीड कर रहा है ना, आगे है ईएमएफ का, ये रेड पेन ईएमएफ है और ब्लू पेन ये कौन सा है हमारा करंट है, तो ये लीड कर रहा है, आगे ही है। इसकी फेसर डायग्राम देखते हैं, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। फेसर डायग्राम के लिए बहुत इजी वेस्ट क्वेश्चन है हमारे लिए अभी, ये है देखो, यहां से ईएमएफ ऐसे निकालते हैं ई, ठीक है, यहां से एंगल होता है ओमेगा टी, इसके आगे पहले पीछे जाना था नीचे, अब इसके आगे 90 जाना मतलब इधर, तो इन दोनों के बीच में 90 है, तो ये आई नॉट के लिए बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं, निकालना है तो कैसे निकालना है देख लेना, लेकिन ये इससे 90 से आगे है इसलिए आगे निकला, ये फेसर डायग्राम है, बात समझ में आती होगी। बहुत सिंपलेस्ट वे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये इक्वेशन है हमारा, पता है आप लोगों को, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो करंट का इक्वेशन है बच्चों यहां पे लिख सकता हूं मैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से आगे है, बता सकते। इसके बाद में बच्चों हमको यहां पे ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि ई बाय एक्स सी बोलेंगे आप, रिएक्टेंस है लेकिन किसका, कैपेसिटर का, इसलिए सी लिखा है, मतलब एक्स सी की वैल्यू मेरे पास 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है हमने बताया था, ट्वाइस पाई एफ होता है सी। मतलब बच्चों यहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीक्वेंसी अगर 0 होती है तो इंपीडेंस बहुत बढ़ेगा, सॉरी रिएक्टेंस, कैपेसिटी रिएक्टेंस बहुत बढ़ेगा। पहले भी ये
आपको पता होना चाहिए डीसी अलाउ कब होता है और एसी, ये भी बुक्स में पढ़ना है, एसी और डीसी अलाउ और ब्लॉक कब होता है। अगर यहां पे एफ 0 हो जाए तो एक्सी की इंफिनिटी वैल्यू मिलेगी, मतलब ब्लॉक होगा बच्चों, डीसी और एसी अलाउ होगा, ये जो है एसी अलाउ डीसी ब्लॉक, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद में मैं डायरेक्टली बच्चों LCR तीनों को भी LCR को सीरीज में लगाने वाला हूं, तो चलो इसको नोट डाउन करना है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों LCR सर्किट, एसी यूज करना है मुझे, मतलब एसी अप्लाई करना है, तो सिंपल सी बात बच्चों LCR लगाना है, तो सिंपल मैं पहले लगाने वाला हूं, ये कौन L है, बाद में C है, C के दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, बाद में रेजिस्टेंस है, मतलब बच्चों LCR दिख रहा है आपको, इसके अक्रॉस में मुझे लगाना है ये AC, ठीक है। और ये यहां पे आप लोगों को समझ में आता होगा कि सबसे पहले यहां एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, करंट जो है पीछे है और ईएमएफ ज्यादा है, ये यल में होता है, ऐसे 90 का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आपको पता है, लेकिन करंट लैग करता है, लैग मतलब पीछे, देखो वोल्टेज के पीछे। यहां पे करंट आगे दिखाना है, करंट आगे, ये आई दिखाना है करंट, और ये जो है ईसी मतलब बच्चों ईएमएफ पीछे, देखो करंट के पीछे दिख रहा है आपको। और यहां पे बच्चों करंट ये आई और ER ये दोनों सेम थे, सेम फेज डिफरेंस था, ये ग्राफ में समझ में आ गया, करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से करंट लीड कर रहा है, आगे है, ये दोनों सेम है, इसलिए डायग्राम में निकाला। ये बात आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। करंट का इक्वेशन है मेरे पास I0 sin ω t, इसको मत भूले, दुआ में याद रखना। हम लोग हर किसी का फार्मूला लिख सकते हैं बच्चों, हर किसी का फार्मूला लिख सकते हैं। EL का फार्मूला लिखेंगे I × XL, बात समझ में आ रही है। दूसरा जो फार्मूला लिखेंगे यहां पे EC = I × XC, और यहां पे E = I × R, ये तो सभी को पता है। देखो EMF ऑफ इंडक्टर्स का I × XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस जैसे ये V = IR की ही फार्मूले है। होगी बात समझ में आ गई। मैं फेसर डायग्राम निकालने जा रहा हूं, उससे कैलकुलेशन निकालना बहुत इजी जाएगा। देखो यहां पे हमारा EL आगे है, तो इसलिए ये EL है बच्चों, EC नीचे है, तो यहां से हमारा ये देखो EC नीचे है, दिख रहा है आपको, EC मतलब EMF ऑफ कैपेसिटर, और ये इस लाइन पे है, मतलब ER होगा, ये होगा हमारा ये। और यहां पे इसी के ऊपर करंट भी है, देखो करंट भी जो है ना इसी के ऊपर, देखो करंट और EMF का डायरेक्शन सेम है। बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मुझे के कांस्टेंट निकालना है यहां पे, तो ये रहेगा मेरा, जैसे कि हम लोग हमेशा निकालते हैं, इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। बात समझ में आ रही है। लेकिन बच्चों ये होगा इसकी रेंज यहां से यहां तक, इसकी EC यहां से यहां, ऐसे लिखते हैं। लेकिन एक बात समझ में आती है, मुझे यहां पे फाई निकालना है, इसको फाई कहेंगे। इन दोनों का ये जो वैल्यू है ना, ये है EL - EC, अरे डिफरेंस है ना बच्चों, EL - EC, ये प्लस ये माइनस है, तो EL - EC ये ER है। बात समझ में आ रही है, ये परपेंडिकुलर है आपको, तो ये जो है मुझे ये बात समझ में आना चाहिए थी। और ये जो था हमारा, ये पीक वैल्यू की वैल्यू होती है, पता है ना आपको, ये पीक वैल्यू की EMF, देखो ये बेस है ER, हाइट है बच्चों EL - EC, और ये पता ना इसकी लेंथ होती ना, मैक्सिमम वैल्यू की लेंथ होती, मैक्सिमम EMF की। इससे मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए निकाल रहा हूं, आपको पता है यह हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, ये बात समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। E0 का यहां पे स्क्वायर = बेस स्क्वायर है बच्चों, यहां पे ER स्क्वायर प्लस EL - EC का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा क्या नहीं आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो E0, चलो इसकी वैल्यू मुझे पता है, ER की IR का स्क्वायर प्लस EL की वैल्यू पता है मुझे, I - XL माइनस इसकी I × XC का स्क्वायर। तो E0 = मुझे लगता है, और एक चांस है बच्चों, यहां पे रूट में I0 का स्क्वायर लग सकता हूं, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL - XC का स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, ये रूट के बाहर आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। अरे बच्चों I स्क्वायर सबका कॉमन निकाला ना मैंने, तो E0 स्क्वायर, इसको I को बाहर निकाल सकता हूं मैं, बचा है मेरे पास यहां पे रूट में
आर स्क्वायर, यहां पे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये डिवाइड आएगा ई नॉट, मुझे लगता है ये भी आई नॉट लिखना चाहिए था, क्या जरूरत नहीं है। अगर इसको लिखना है तो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी आई नॉट करेंगे, यहाँ पे भी आई नॉट करेंगे सबको, तो क्योंकि पता लगेगा आपको यहाँ पे आई नॉट, ये आई नॉट आ गया। बचा है मेरे पास बच्चों ये आर स्क्वायर, यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये देखो V बाय आई होता है आर लेकिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इंडक्टर का है, कैपेसिटर का, और रेजिस्टेंस का है, इसलिए इसको इंपीडेंस कहा है, जड़। क्या नाम दिया बच्चों? इंपीडेंस, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स, इसका कॉम्बिनेशन से बच्चों तीनों का, LCR का, इसलिए इसको झड़ कहा गया है। बात समझ में आ रही है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन इंपीडेंस के ऊपर आपको सवाल आ सकता है, बोर्ड में भी सवाल आ सकता है और सीटी में भी। उसके अलावा बच्चों अगर किसी को फाई निकालना, फेस निकालना है, तो सिंपल सी बात है, tan फाई निकालेंगे। फाई होता है बच्चों अपोजिट साइड, वो होती है AL माइनस EC डिवाइड बाय यहां पे एडजेसेंट साइड, पता है ना? तो इसके फार्मूले तो पता है, tan फाई इज इक्वल टू आई एक्सएल, आई नॉट को हो मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए आई नॉट एक्सी डिवाइड बाय आई नॉट आर। मुझे लगता है आई को कॉमन निकालते हुए मार देना चाहिए, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। तो ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर आपको कितना ऊपर गया, ये कितना फेस है, ये निकालने का तरीका आप लोगों को इस फार्मूले से पता लगा है। और बच्चों इससे पता लगता है, कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सी को 0 रखो, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अरे एक्सी को 0 रखो तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल को 0 रखो तो आर स्क्वायर एक्सी स्क्वायर, ये आपको समझ में आता होगा। एक्सएल कभी भी इसको 0 कर सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं, करना है तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग यहां पे, हमारे पास कुछ 2 इक्वेशन थे, ये एक इक्वेशन था आपके लिए, ठीक है, और दूसरा जो इक्वेशन था वो था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई शक है मेरे भाई लोग? इन 2 इक्वेशन को फोकस करें। उसके बाद में बच्चों अगर हमारे पास ये फाई निकालना है, इस फाई की बात कर रहा हूं मैं, अगर बुक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, अभी देखो कंडीशन नंबर 1 होगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, अगर ये सेम हो तो आपको पता है कि फाई यहां पे 0, मतलब ये इसी लाइन पे होंगे सभी, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब वोल्टेज एंड करंट इन फेस होगा। एसी सर्किट इज नॉन इंडक्टिव, ये इंडक्टिव नहीं होगा बच्चों, इन फेस होगा, क्योंकि एक ही एंगल, देखो एंगल ही नहीं बन रहा ना, फाई नहीं बन रहा। नंबर 2 कंडीशन जो है आपके बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं, यहां पे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल ज्यादा है बच्चों, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब बच्चों एक्सएल माइनस एक्सी है ना, ये ज्यादा है, 10 माइनस 5 तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे मुझे पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यहां पे क्या मिल रही है बच्चों आपको? ये जो फाई है, यहां पे फाई इज पॉजिटिव मिल रही है, और 5 पॉजिटिव मिल रही है, मतलब बच्चों इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव यहां पे डोमिनेंट सर्किट बन सकता है एसी का। उसके बाद में एक्सएल इज लेस देन एक्सी होगा, मतलब बच्चों ये छोटी है बड़ी, माइनस, मतलब फाई इज निगेटिव वैल्यू होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? निगेटिव होगी। तो निगेटिव होने से आपको पता है कि यहां पे वोल्टेज लीड करंट बाय फेस, हाँ वो तो पता है ना आपको, वोल्टेज कौन लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस में आपको करंट बिहाइंड होता है, लैग कहते हैं उसको, लैग। करंट क्या करता है? लैग। यहां पे करंट क्या कर रहा है बच्चों? यहां पे लीड कर रहा है, और यहां पे इन फेस है, दोनों भी एक ही फेस में। ये तीनों चीज आपको इस कंडीशन से समझाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में मुझे लगता है एलसी ऑक्सीलेशन क्या है वो आगे के इसमें ले रहा हूं। चलो फटाक से यहां पे बनाना है, ये लिख इसको, एलसी ऑक्सीलेशन लगाना है हम लोगों को, ठीक है। एल मतलब इंडक्टर से बच्चों, सी मतलब कैपेसिटर, जो कि आपकी बुक्स में ऐसे डायग्राम निकाली, ये देखो, ये सी इज द कैपेसिटर है, और ये कि यहां पे हमारे पास ये है ना,
इंडक्टर्स लगाए वाला है। इन दोनों कैपेसिटर की ध्यान रखना, प्लेट सेम होना चाहिए। बच्चे छोटी बड़ी निकालते तो उससे डीसी पावर सप्लाई होता है, ठीक है। यहां पे पहले समझो फॉर एग्जांपल हमारे पास Q0 था, यहां पे -Q0 है, मतलब मैक्सिमम ये फुल्ली चार्जेस, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होंगे ऐसे, यहां पे निगेटिव चार्ज होंगे। आपके बुक्स में निगेटिव पॉजिटिव दिया होगा, ठीक है। यहां पे पहले समझो फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्विच लगा दूंगा, यहां पे ऐसे, इस चीज को मैंने क्लोज किया तब I0 होगा टाइम t0 पे, मतलब टाइम t0 है तब की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ रही बच्चों। यहां पे एलसी ऑक्सीलेशन कैसे बना ला, इसको इस चीज को कहते हैं हम लोग, यहां पे जो एनर्जी है 1/2 Q0 स्क्वायर बाई सी, ये इसके लिए फार्मूला आपके बुक्स में भी दिया होगा। आई थिंक स्मॉल क्यू बोला है, मैं कैपिटल बोल रहा, कैपिटल क्यू मतलब टोटल चार्ज, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी। मतलब बच्चों इसके पास, इस कैपेसिटर के पास एनर्जी है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, और इसके पास जो एनर्जी होती है इसका भी फार्मूला मेरे पास यहां पे 1/2 LI0 स्क्वायर, ये फार्मूला आपकी बुक्स में भी दिया होगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हमने फार्मूला निकाला था, आपको याद होगा। बात समझ में आ रही बच्चों। ये कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी, और ये इंडक्टर की एनर्जी है। बात समझ में आ रही है। T0 0 है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन में अब क्या होगा पता है आपको, कि ये जो कैपेसिटर है बच्चों, ये कैपेसिटर दिख रहा है हम लोगों को, यहां पे कुछ चार्ज होगा, Q0 नहीं, ओनली Q होगा। आप लोग स्मॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां पे हमारे पास यहां ये इंडक्टर लगाए वाला है, ठीक है, यहां पे -B, मतलब ये चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, मतलब बच्चों यहां पे जो चार्ज है मेरा, वो चार्ज घट रहा है, कम हो रहा है। और करंट, यहां पे जो करंट बच्चों, ये करंट बढ़ रहा है, यहां पे ऐसे ही करंट फ्लो होगा। अब यहां पे जैसे ही करंट आया तो सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब लीन्स लॉ पकड़ो बच्चों, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लीन्स लॉ, ये अपोज करता है। अगर यहां पे मैं इंडक्टर नहीं लगाता तो क्या कंडीशन होती है पता आपको, इस कैपेसिटर यहां पे ये डायरेक्ट लगाते थे तो यहां पे जुपकुन ऐसे यहां से यहां चार्ज आते, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था Q0, ये नेगेटिव Q0 था, फटाक से यहां पे कोई अपोजिट नहीं होता था, ठीक है। मतलब बच्चों यहां पे करंट मैक्सिमम सडनली होता और सडनली जीरो भी होता, जुपकुन ऐसे यहां पे बच्चों काम होता है कि तुरंत ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज जुपकुन यहां पे आते थे, दोबारा यहां से यहां आते थे, मतलब बच्चों ये वेरी फास्ट होता था। लेकिन बच्चों ये इंडक्टर का काम होता है, जो हो रहा है उसको अपोज करो, बढ़ रहा है तो कम अपोज करेगा, कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, जो बहुत आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींचता है, जो पीछे आ रहा है उसको आगे खींचने का काम करता है बच्चों, यही काम होता है इंडक्टर का। तो यहां पे कुछ चार्जेस आ गए, मतलब करंट फ्लो का, करंट फ्लो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों ऐसे तैयार, जो आपके बुक्स के हिसाब से दी हो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब बच्चों यहां पे ये बैटरी जैसे भी काम करता है, देखो ये करंट बढ़ रहा है ना, तब यहां पे ये पॉजिटिव या निगेटिव बनेगा, बैटरी जैसे बनेगा और इसको अपोज करेगा। ये करंट, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट। कौन सा करंट है बच्चों, इंड्यूस करंट, इसको अपोज भी करेगा। बात समझ, कुछ चार्जेस आ गए यहां पे। मतलब बच्चों इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास दो टाइप की एनर्जी है। एक कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो है Q0 स्क्वायर, Q ओनली Q स्क्वायर बाय C, और यहां पे जो एनर्जी दूसरी इंडक्टर के पास भी एनर्जी है, तो इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं 1/2 L, है ना, I स्क्वायर। I0 C0 नहीं लिखा है, I0 और C0 नहीं लिखा है, क्योंकि बच्चों कुछ एनर्जी, मैंने बोला कुछ एनर्जी है इसके पास है, Q0 मतलब पूरी की पूरी एनर्जी इसके पास है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे, इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन हो गई। धीमे धीमे क्या होने वाला है आप लोगों को पता है बच्चों, कि यहां के जो चार्ज है ये कम हो रहे, देखो करंट बढ़ रहा है, हमारा करंट बढ़ते बढ़ गया, और ये अचानक एकदम चेंजेस नहीं होने देता, धीमे धीमे होने दे रहा है। मतलब बच्चों यहां पे जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, आप देखो यहां पे मेन ये जो इंडक्टर से, यहां पे हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। बात समझ में आ रही बच्चों। अब यहां पे इस कैपेसिटर में क्या होगा बच्चों, ये चार्ज कम कम होते होते जीरो होगा, यहां पे भी जीरो होगा, और ये सभी भी जो करंट होगा, ये मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो होता होगा हमारे पास। पहले आई करंट हो रहा था फ्लो, देखो ये आई करंट था, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे, हमारा जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज जीरो हो गया, और करंट जो होगा वो हमारा मैक्स करंट होगा, और इसके कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आर होगी, देखो पहले
2 ही लाइन निकाल रहा था, अब ज्यादा लाइन निकालूंगा जानबूझकर, बाकी कुछ नहीं। मतलब यह है कि पूरी की पूरी यहां पे ये जो है ये एनर्जी यहां पे आपको समझ में आती होगी कि इस कैपेसिटर की पास चार्ज नहीं है, और वो फार्मूला 1/2 Q²/C है, तो कैपेसिटर के पास चार्ज नहीं है तो 0 एनर्जी। लेकिन बच्चों यहां पे जो एनर्जी होगी, यू बोलो या ई बोलो, एक ही मतलब 1/2 L मैक्सिमम करंट है, इसलिए I0²। पहले नहीं लिखा था, I0 नहीं लिखा था, यहां पे भी Q0 नहीं लिखा था, क्योंकि यहां पे कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी थी और कुछ इंडक्टर के पास। अब पूरी की पूरी एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी किसके पास आ गई बच्चों? इंडक्टर के पास आ गई। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन होने वाली है, यहां पे अब ये जो है ये चार्ज इधर जाने वाला है, तो ये सडनली नहीं जाने देता। मतलब यहां से चार्ज है तो सडनली नहीं जाने देता वो। अब यहां पे करंट होगा कम और यहां पे चार्ज बढ़ेगा। मतलब बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं आपके, यहां पे देखो कम चार्ज दिखाई, यहां पे कितने 4 दिखाए, तो यहां पे 2 ही दिखा दो, फिर पॉजिटिव 2 ही और निगेटिव 2 ही। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कम चार्ज है, मतलब आपके इसमें चार्ज दिखाया है बस, बाकी कुछ नहीं। यहां पे अब ये इस कंडीशन में देखो क्या होने वाला है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे आने वाले, कुछ ही चार्ज आने वाले, ठीक है, 2 या 3 चार्ज आ गए, ठीक है। यहां पे 5 है, इसे कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहां पे ये जो चार्ज है निगेटिव 1 2 3, इससे हम लोगों को निकालना है इंडक्टर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? तो यहां पे हम लोगों को एक बात समझ में आती होगी कि यहां का जो करंट है बच्चों, अब इस करंट को कम होना ही होना है और चार्ज बढ़ रहा है। देखो यहां पे Q, ओनली Q चार्ज लिखा है, पॉजिटिव, मैंने Q0 नहीं लिखा है, -Q0, नॉट नहीं लिखना है, छोटा चार्ज आ गया। तो कुछ इसमें जो एनर्जी बच्चों, ये इक्वेशन यहां होगा कुछ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो यार बात समझ में आ रही है। कुछ एनर्जी इसके पास भी है, कुछ इसके पास भी है, बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां पे हमारा जो करंट है बच्चों वो I करंट ओनली, मैं I0 नहीं बोल रहा हूं। मतलब बच्चों ये एकदम अचानक से 0 नहीं होने देता, इस बात को आपको गवा दे रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? धीमे करते करते अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे करंट को सपोर्ट करेगा, मतलब यहां पे पॉजिटिव आएगा और यहां पे निगेटिव आएगा और ये करंट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब ये कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो सपोर्ट करता है। ये इंडक्टर क्या करेगा? सपोर्ट। पहले अपोज कर रहा था, एकदम बढ़ने नहीं दे रहा था, इस कंडीशन में एकदम बढ़ रहा क्या नहीं, बाद में देखो पहले 0 कंडीशन थी, तब यहां पे कोई करंट नहीं था, लेकिन मैंने स्विच ऑन किया, कुछ टाइम के बाद T = T, कुछ टाइम होता होगा T1 बोलो, यहां पे कुछ पूरा की पूरा नहीं, ये अपोज कर रहा है, इसलिए देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, धीमे धीमे आ रहा है, ये अपोज कर रहा था, करते 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 फुल्ली चार्ज हो गया, सॉरी फुल्ली यहां पे, यहां इंडक्टर में एनर्जी आ गई, पूरा करंट आ गए, तो मैक्सिमम ये है। अब इस कंडीशन में ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, आप लोगों को इस बात पर समझ में आता होगा कि यहां पे इस कंडीशन में ये सपोर्ट कर रहा है। देखो ये कम हो रहा है ना करंट, तो करंट का सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट मतलब समझते हो ना बच्चों, सपोर्ट करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लो, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो ये सपोर्ट करेगा, जैसे ही सपोर्ट करने के कारण ये करंट एकदम धीमे से यहां पे आपका, आप देखो ये सपोर्ट करने के कारण यहां पे धीमे धीमे करते इस कंडीशन में आने के हम लोग यहां पे ये और ये, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को समझ में आता होगा, ये पॉजिटिव चार्ज 5 हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिए, निगेटिव 1 2 3 4 5, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया अब ये, ठीक है। यहां की जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चों, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहां से पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी, बाद में कम, क्योंकि बच्चों करंट कम हो गया, होते होते करंट कम हो गया। यहां पे आप लोग कह सकते कि यहां का जो करंट है, करंट 0 हो गया, लेकिन ये जो चार्ज बच्चों देखो करंट 0 हो गया, I = 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे चार्ज आपका बढ़ गया है। चार्ज क्या हुआ बच्चों? बढ़ गया। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहां पे गई कुछ, तो आधी होगी, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0, और यहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है मैक्सिमम हुई थी इस कंडीशन में। इस कंडीशन में दोबारा क्या हो गई, कुछ यहां कुछ यहां, अब चार्ज होना चालू हो गया। देखो ये डिस्चार्ज हुआ था कैपेसिटर, अब चार्ज होना चालू हो गया, कुछ चार्ज आ गए, धीमे धीमे क्या हो गया बच्चों, पूरे चार्ज आ गए कैपेसिटर। मतलब अब जो एनर्जी है वो पूरे 1/2 Q0²/C ऐसा लिख सकता है, ये फुल्ली चार्ज हो गया। बात समझ गए? मतलब ऑक्सीलेशन हो रहा है। देखो क्या, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर की कैपेसिटर में। देखो कैपेसिटर की एनर्जी फुल्ली इंडक्टर में कहां हो गई, यहां हो गई थी,
ठीक है, यहां पे आधी आधी हो गई थी, बाद में नेक्स्ट कंडीशन में देखा कि पूरी कैपेसिटर में एनर्जी आ गई। ये एक कंप्लीट साइकिल है। ऐसे दोबारा करोगे तो दोबारा यहीं आना पड़ेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, ऐसे दोबारा आपका ये जो साइकिल चलेगा। मतलब बच्चों इसमें एलसी के कारण ऑक्सीलेशन हो रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में, इंडक्टर की कैपेसिटर, मतलब ऑक्सीलेशन चालू यहां पे। किसके कारण बच्चों? एलसी के कारण। ठीक है, और इसमें एक मेन बात है बच्चों, हम लोग रेजिस्टेंस जीरो समझ रहे। कितना समझ रहे? जीरो। इसीलिए बच्चों इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन बोलेंगे। मतलब कोई भी एनर्जी इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, कोई वेस्टेज एनर्जी नहीं है इसमें। इस कंडीशन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में बच्चों एनर्जी वेस्ट होती है। एक्चुअल में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन एक्चुअल में। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली ना करते हुए थियोरेटिकली पकड़ रहे, R इज इक्वल टू जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तब की बात चालू है हमारी। इस बात को आप लोगों को समझना है। चलो ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को रेजोनेंस पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में, सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस करना हम लोगों को। ठीक है, इसके पहले ये सर्किट ड्रॉ किया था मैंने, याद है आपको? ये है आपका इंडक्टर, यहां पे होगा आपका कैपेसिटर और यहां पे होगा हमारा रेजिस्टेंस। इसको हम लोगों ने यहां पे एसी सोर्स लगाया है। ठीक है, एसी सोर्स को ही लगाना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही एसी है। तो यहां पे ये इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे हम लोगों ने यहां पे ये जो रेजोनेंस है बच्चों, ये रेडियो में रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी सुटेबल चाहिए, जो चैनल चाहिए, उसको हम लोग कैच करते, पकड़ लेते हैं ना, और उससे हम लोग। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे वीडियोस देखो बच्चों। ठीक है, जो डालना है फिजिक्स ज्ञान एसी सर्किट प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको हर क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, हमने इसका जो इंपीडेंस निकाला था, याद होगा बच्चों आप लोगों को, यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। लेकिन बच्चों एक्सएल क्या है हमारे पास? ओमेगा, एक्सएल है ओमेगा एल, और ओमेगा सॉरी एक्सी जो है हमारे पास यहां पे 1/ओमेगा-c। तो आपके बुक्स में डायरेक्टली ये फार्मूला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर स्क्वायर यहां पे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c का स्क्वायर, ये स्क्वायर था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे इसमें फार्मूला दिया है। इससे एक और बात चीज इंपॉर्टेंस है बच्चों, अगर हमारे पास यहां से पता लगता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड इससे एक्सी इज इक्वल टू ओमेगा-c, अगर बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी यहां पे वेरी लो रखी तो यहां पे ये लो रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जीरो रखा तो, और लेकिन ये इंफिनाइट हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ ए, ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई एफ ए। अगर हम लोगों ने वेरी यहां पे आपके बुक्स के वेरी लो फ्रीक्वेंसी रखी तो एक्सएल ये नहीं रहेगा, तो ये कौन सा सर्किट रहेगा? एक्सी रहेगा, मतलब ये कैपेसिटी रिएक्टिव सर्किट रहेगा। लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी हाई रखी, फ्रीक्वेंसी तो हाई रखने से एक्सएल बनेगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टिव सर्किट बनेगा, और कैपेसिटिव सर्किट नहीं रहेगा। क्योंकि 1 यहां पे अगर हाई रखते हो तो आपको पता है कि यहां पे करीब करीब जीरो के पास आंसर मिलेगा, जीरो नहीं, जीरो के पास मिलेगा, तो ये बनेगा। फिर लो रहा तो ये सर्किट है, लो फ्रीक्वेंसी रही तो, और हाई फ्रीक्वेंसी रही तो ये सर्किट कहलाएंगे हम लोग। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसीलिए हम लोगों ने काम किया है, एक्सएल इज इक्वल टू यहां पे एक्सी लिखा है, और दोनों की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू मेरे पास ओमेगा एल, इसकी 1/ओमेगा-c, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। रेजोनेंस मतलब बच्चों वहां पे रेजोनेंस जहां पे साउंड मैक्सिमम आता है, अच्छी आवाज होती है, पता है ना रेजोनेंस, तो उसकी बात कर रहे। अगर ओमेगा को यहां रखे तो ओमेगा स्क्वायर 1/एल से, देखो इसको एल को, तो यहां पे ओमेगा गया तो 1, ये रूट ऑफ एल सी, अरे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। लेकिन ओमेगा क्या होगा? ट्वाइस पाई एफ आर। देखो यहां पे लिखा है मैंने, यहां पे ओमेगा की जगह पे आर आर लिख सकते हैं, अगर रेजोनेंस लिखना ही लिख तो कोई टेंशन नहीं है, तो 1/LC होगा बच्चों। तो एफ आर इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास ये 1/ट्वाइस पाई इधर जाने वाला है, रूट ऑफ LC। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है उससे पता लगता है हम लोगों को। अगर हम लोगों ने ये इक्वेशन रख दिया XL इज इक्वल टू XC इस इक्वेशन में, तो आपको Z इज इक्वल टू द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0 मिल रहा है। मतलब ये मुझे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है।
और इसका कोई अपोज हो रहा ही नहीं है, मतलब बच्चों इसमें से करंट मैक्सिमम जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को लिखने के लिए बोल सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोगों को यहां पे रेजोनेंस ऑकर मतलब मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि बच्चों इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है। मतलब बच्चों हम लोग अगर करंट निकालना चाहते हैं तो जुम जुमा ऐसे लिख सकते हैं, ये आई मैक्सिमम यहां पे आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है यहाँ पे 0 से नहीं होता है, हाँ, तो ये आपका मैक्सिमम यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करंट पे मिल जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए बोले तो रेजोनेंस ऑकर्स होता है, बोलना है XL इज इक्वल टू XC। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2/√LC। करंट की बात करें तो I मैक्स होता है, ये बताना है, ठीक है। और यहाँ पे प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है, ये भी बता सकते हैं आप केस में मैक्सिमम करंट हैज द मैक्सिमम वैल्यू है ना। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बोल सकते हैं, और इसको एक्सपेक्टर बोल सकते हैं, मतलब ये एक्सपेक्टर है ये सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, ये बात है, मेन इंपॉर्टेंस ये है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों अगर हम लोगों ने पैरेलल लगा दिया, L और C को अगर पैरेलल लगा दिया तो क्या होगा इसकी बात करते हैं। देखो पैरेलल, ये जैसे सीरीज में पढ़ा था, हम लोग अभी पैरेलल पढ़ेंगे। चलो तो पैरेलल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये पैरेलल, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने लगा दिया इसको पैरेलल, ठीक है, ये है हमारा ये, ठीक है, और ये, तो यहां पे हम लोग लगाने जा रहे हैं ये, ओके, ये C है और ये L है। यहां पे जो करंट जाने वाला है इसमें से करंट को IL कहेंगे, इसमें से करंट जाएगा ऐसे कहेंगे। यहां से जो करंट जा रहा था वो I। एक्चुअली बच्चे फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन लिखते ऐसे लिखना नहीं चाहिए एज पर माई व्यूज। मेरे हिसाब से तो ये लिखना थोड़ा सा गलती हो जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मतलब दो करंट है बच्चों, यहां पे जो ये करंट है मेरा वो है यहां पे IL प्लस IC। लेकिन बच्चों IL क्या होता है, बात को समझो बच्चों, यहां पे I इज इक्वल टू V/R होता है, V मतलब E/R। बात समझ में आ रही है, ओके। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, मतलब E0, ठीक है। और R मतलब क्या है बच्चों, यहां पे L के लिए निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो XL है ना, साइन यहां पे ω/t माइनस π/2। इक्वेशन याद है बच्चों, कब यहां पे करंट क्या करता है, लैग होता है, किसमें बच्चों, इंडक्टर में, और यही करंट है बच्चों क्या करता है, लीड करता है। तो इसके लिए E0, इसका जो रेजिस्टेंस होता है R का मतलब होता है XC, यहां पे साइन ω/t, यहां लीड करता है इसलिए प्लस लिखा है। इन बातों को समझो बच्चों, क्या किया मैंने, ये लैग लेता है π/2 से, ये लीड करता है। चलो वैल्यू पुट अप करते हैं, तो I इज इक्वल टू यहां पे E0/XL साइन ω/t माइनस π/2 प्लस E0/XC साइन ω/t प्लस π/2। चलो बच्चों, तो I इज इक्वल टू E0, मुझे लगता है कि इस को कॉमन भी निकाला जा सकता है ना, E0 बाय, यहां पे नहीं कॉमन मत निकालो फिलहाल, मैं बता दूंगा क्यों नहीं निकालना है। तो E0/XL, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा, मुझे लगता है माइनस कॉस ω/t। बच्चों ये साइन ω/t माइनस π/2, ये माइनस कॉस ω/t का फार्मूला है, और ये E0/XC ये फार्मूला है बच्चों कॉस ω/t। मेरी बात समझ में आती होगी मुझे क्या लिखना है। चलो तो आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, क्या क्या करनी है चीजें, ओके। अब देखना है यहां पे I इज इक्वल टू, यहां पे कर सकता हूं मैं सर कॉस ω/t, यहां पे E कॉस भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं, कॉस ω/t के लिए भी यहां पे मेरे पास कॉमन निकालने का तरीका हो सकता है। तो E0 कॉस ω/t, मुझे लगता है ये प्लस वाला टर्म्स पहले लिखे, तो 1/XC माइनस 1/XL। इन बातों को सहमत है क्या बच्चे लोग, मेरी बात समझ में आ रही है। देखो E0 cos ω/t बाहर, ये माइनस है ना बच्चों, 1/XL माइनस है इसलिए इधर रखा, ये प्लस है इसलिए इधर रख दिया। तो I इज इक्वल टू E0 cos ω/t, इसकी वैल्यू रख रहा हूं बच्चों, XC की वैल्यू 1/, अच्छा 1/ है, 1/, देखो XC की वैल्यू है 1/, है ना, तो डिवाइड का डिवाइड है ऊपर जाने वाला है,
तो इसलिए ओमेगा सी और ये 1/ω_L है। सही है, कोई टेंशन है? ऑल इज वेल बच्चों, खुश है आप लोग? ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है। मुझे आई मिनिमम रखना पड़ेगा। आई को क्या इसे रखना है मुझे बच्चों? यहां पे आई इज इक्वल टू मिनिमम रखना है। तो मैं काम कर सकता हूं ओमेगा सी माइनस 1/ω_L इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। अरे मुझे करंट को मिनिमम रखना है तो यहां पे मुझे ये मिनिमम रखने के लिए 0 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? मिनिमम है ना अभी ये। चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। 1/ω_C को यहीं रहने देते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशंस पार्ट है, मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/ω_L यहां जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो ओमेगा इज इक्वल टू 1√ELC, लेकिन ओमेगा होगा ट्वाइस पार 1/√ELC। तो देयरफॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है 1/2√ELC। लेकिन बच्चों इस बात से मुझे यह पक्का पता लगा है कि यहां पे आई मिनिमम सर्किट अलाउ द मिनिमम करंट फ्लो थ्रू इट, मतलब मिनिमम करंट फ्लो थ्रू इट होगा। तो इसलिए मिनिमम के लिए यहां पे ग्राफ आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, ये देखो, ये आई मिनिमम होना चाहिए यहां पे। पहले इसमें आई मैक्सिमम था, क्यों? क्योंकि सीरीज में था। यहां पे मिनिमम करंट होगा क्योंकि बच्चों पैरेलल करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस बात को समझना है। यहां पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों रेजोनेंस के लिए, यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें पता होना चाहिए। रेजोनेंस अकर हो सकता है XL इज इक्वल टू XC, नंबर 1। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2√LC ये फार्मूला है। तीसरे नंबर पे करंट मिनिमम है, सीरीज में मैक्सिमम था। इन बातों को समझना है, ठीक है? ये चीजें पता होना चाहिए। और भी कैरेक्टर व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी बात करनी है। तो ये चैप्टर के बाद वाला जो पार्ट है बच्चों, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर, इसको कट किया गया है, बाकी का सिलेबस पूरा डिलीटेड है। तो ये था आपका चैप्टर। आप बोलेंगे सर थोड़ा फास्ट ले लिया। हाँ बच्चों, फास्ट ही लेना पड़ता है, वन शॉट है। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो इसके पेशल जाओ ना कि इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या है, स्पेशल वीडियोस है। एलसी ऑक्सीलेटर के ऊपर स्पेशल, ऑक्सीलेशन के ऊपर स्पेशल वीडियोस है, तो वो डिटेल्स में पढ़ा है। ये डिटेल्स में नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो डिटेल्स में पढ़ा है। नहीं डिटेल्स में नहीं है, आपको ये जिनकी पढ़ाई उनके लिए। तो चलो बच्चों, शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन शॉट को, ताकि सभी बच्चों को कम समय में कैसे चैप्टर कवर करे इसका अंदाजा आ सके। तो चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।